वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लिखी हुई यादिश बखैरिया। तो हम लोग सबसे पहले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक तंज़ो मज़्ज़ा है जो किसकी लिखी हुई है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लिखी हुई है। इससे पहले आपने पढ़ी थी फितरस बुखारी की तंज़ो मज़्ज़ा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। इससे पहले आपने पढ़ा था फितरस बुखारी की लिखी हुई तंज़ो मज़्ज़ा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लिखी हुई तंज़ो मज़्ज़ा यादिश बखैरिया। तो आइए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर पे पढ़ लेते हैं। इनकी पैदाइश 1925 ईस्वी में हुई। इनकी पैदाइश 1925 ईस्वी में हुई, यानी 1925 में हुई। में हुआ और इनका इंतकाल का। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हमारे दौर के मशहूर तंज़ो मज़्ज़ा निगार हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी क्या है, हमारे दौर के मशहूर तंज़ो मज़्ज़ा निगार हैं। ये तंज़ो मज़्ज़ा निगार हैं। वो अल्फाज के अनोखे और दिलचस्प इस्तेमाल से मज़्ज़ा पैदा करने के फ़न में बड़ी महारत रखते हैं। वो अल्फाज के अनोखे और दिलचस्प इस्तेमाल से क्या है, मज़्ज़ा पैदा करने में, जब भी हम किसी बात को बोलते हैं तो अल्फाज के ज़रिया ही किसी चीज़ को बताते हैं। अगर दुखी वाली बात हो, अगर कोई गमगीन बात हो, उदास वाली बात हो, तो अल्फाज के ज़रिए ही हम जताते हैं कि हमें दुख है, हमें गम है, हमें तकलीफ़ है। लेकिन किसी को तंज़ो मज़्ज़ा वाली बातें हों तो उसको अल्फाज के ज़रिए ही पेश किया जाता है। तो वो अल्फाज के अनोखे और दिलचस्प इस्तेमाल से मज़्ज़ा पैदा करने के फ़न में बड़ी महारत रखते हैं। बात में बात पैदा करने के अलावा इशार और मिसरों के बरमहल और बरजस्ता इस्तेमाल से हंसने हंसाने का सलीका इन्हें खूब आता है। बात से बात पैदा करके क्या है, बात से बात पैदा करने के अलावा इशार और मिसरों के क्या है, बरमहल और बरजस्ता, यानी कि वो फ़ौरन से क्या है, इशार भी बोल देते हैं, मिसरे भी बोल देते हैं, और बरजस्ता इस्तेमाल से यानी कि फ़ौरन बोल देते हैं। हंसने हंसाने का सलीका इन्हें खूब आता है। वो अक्सर व बेशतर संजीदा इशारों और मिसरों, कहावतों, मुहावरों और ज़रबुल मिसाल में थोड़ी सी तब्दीली करके ये अपनी असली सूरत में ऐसे सियाक़ व सबाक़ के साथ इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाला फड़क उठता है। अब उनके अंदर ऐसी खूबी है कि वो क्या है, अक्सर व बेशतर यानी ज़्यादातर संजीदे इशार का इस्तेमाल करते हैं, या कहावतों, मुहावरों और ज़रबुल मिसाल में थोड़ी सी तब्दीली पैदा करते हैं। उसमें क्या, थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, और तब्दीली करने के बाद क्या है, और तब्दीली इसलिए करते हैं कि उसमें हंसने का फ़न आए, हंसने की बातें आए, या अपनी असली सूरत में भी ऐसे सियाक़ व सबाक़ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाला फड़क उठता है। यानी पढ़ने वाला क्या फड़क उठता है, यानी उसके दिल में क्या है, गुदगुदी सी हो जाती है और वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का यही अमल इनके इंशाइयों में शगुफ्तगी और दिल आवेज़ी पैदा करता है। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का ये अमल है जो आप बरजस्ता वो मिसरों का इस्तेमाल करते हैं, शेर का इस्तेमाल करते हैं, कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, और इसे इस्तेमाल करके वो क्या है, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाले के चेहरे पर क्या है, मुस्कुराहट आ जाती है। और यही अमल उनका क्या है, इनके निशाइयों में, इनके खाकों में, इनके तंज़ो मज़्ज़ा में शगुफ्तगी और दिलावेज़ी पैदा करता है। यानी पढ़ने वाले का दिल क्या है, बाग बाग हो जाता है। वो पढ़कर क्या, उसे खुशी महसूस होती है, वो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। इनकी तहरीर में ऐसी अपनायत होती है कि कारी बिला तकल्लुफ़ इनके कहकहों में शरीक हो जाता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अल्फाज के मज़्ज़ादां हैं, लहजे के उतार चढ़ाव और नज़ाकतों से खूब काम लेते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अल्फाज के मिजाज दां हैं, यानी हर अल्फाज के मिजाज को समझते हैं, यानी हर अल्फाज के मिजाज को समझते हैं कि किस अल्फाज को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। लहजे के उतार चढ़ाव और नज़ाकतों से खूब काम लेते हैं, यानी जब
लिखता है इंसान तो क्या है उसमें लहजे भी आ जाते हैं कि किस बात को किस तरह से पेश करना है। तो लहजे के उतार चढ़ाव और नज़ाकतों से भी खूब काम लेते हैं। चिराग तले, हाकिम बदहन, जरगजिश्त, आबे गुम इनकी मशहूर किताबें हैं। और इनकी जो किताबें हैं चिराग तले, खाकम बदहन, जरगजिश्त और आबे गुम इनकी मशहूर किताबें हैं। ज़ैल का मजमून इनकी किताब चिराग तले से लिया गया है। और आज जो हम लोग मजमून पढ़ेंगे यादिश बखैरिया, वो किससे लिया गया है? चिराग तले से लिया गया है। ये बात बहुत याद रखने की है कि यादिश बखैरिया मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किस किताब से ली गई है। तो इनकी किताब का नाम क्या है? चिराग तले। और यादिश बखैरिया जो हम लोग पढ़ेंगे वो इनकी किताब चिराग तले से लिया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यादिश बखैरिया का खुलासा, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं इस सबक को पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको पूरी सबक पढ़नी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और 11वीं क्लास का प्लेलिस्ट देखें। उसमें आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। पूरे सबक को मैंने पढ़कर अच्छी तरह से बताया है और आज मैं इसका खुलासा पढ़ाऊँगी। तो हम लोग जो यादिश बखैरिया पढ़ेंगे वो किसकी लिखी हुई है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लिखी हुई है। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश कब हुई? 1925 ईस्वी में हुई, यानी 1925 में हुई। और ये सबक जो लिया गया है यादिश बखैरिया मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है चिराग तले। किससे लिया गया है? चिराग तले से ये सबक लिया गया है। इनकी किताब का नाम क्या है? चिराग तले। और आज जो हम लोग सबक पढ़ेंगे वो इनकी किताब चिराग तले से लिया गया है, ठीक है। तो यादिश बखैरिया माने क्या होता है? यादिश माने याद करना, बखैरिया यानी खैर के साथ। हम किसी को याद करते हैं खैर के साथ, यानी अच्छाई के साथ, उसकी अच्छाई सोचकर। यादिश बखैरिया यानी किसी को याद करते हैं अच्छाई के साथ, खैर के साथ। बखैर यानी खैरियत के साथ। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैरिया को यादिश बखैरिया करके इसे एक मर्ज के तौर पर पेश किया है। यादिश बखैर को यादिश बखैरिया करके इसे एक मर्ज के तौर पर पेश किया है। मर्ज के तौर पर इस तरह पेश किया है कि इसमें एक किरदार है आगा तलमीज़ुर रहमान का। वो क्या है? पुरानी चीज़ों को बहुत अजीज़ रखते थे और पुरानी यादों के साथ ही जुड़े रहते थे। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने उनके तौर पर कहा कि वो एक मर्ज में मुब्तला थे कि पुरानी चीज़ों को बहुत अपने दिल से अजीज़ रखते थे और पुरानी चीज़ों के और पुरानी यादों के सहारे ही वो जी रहे थे। तो इसमें एक किरदार क्या है? इसमें एक किरदार है, उनका नाम है आगा तलमीज़ुर रहमान। इसमें एक किरदार आगा तलमीज़ुर रहमान का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि आगा की पूरी ज़िंदगी काबिल रहम हालत में गुजरी है। इनकी बदहाली में इनके दोस्तों से ज़्यादा खुद इनका हाथ था। अब वो उम्र के इस मंजिल में थे कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदा रह सकते थे। इसमें क्या है? एक किरदार है जिसका नाम है आगा तलमीज़ुर रहमान। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैरिया में आगा तलमीज़ुर रहमान की कहानी सुनाई है, उनका खाका पेश किया गया है। वो कहते हैं कि आगा की पूरी ज़िंदगी क्या है? काबिल रहम हालत में गुजरी है। इनकी बदहाली में इनके दोस्तों से ज़्यादा खुद इनका हाथ था, क्योंकि ये क्या है? पुरानी चीज़ों को सीने से लगाए बैठे थे और पुरानी यादों के सहारे ही जीते थे। इसीलिए इस बातों को इन्होंने मर्ज के तौर पर पेश किया है। अब वो उम्र की इस मंजिल में थे कि सिर्फ यादों के सहारे जिंदा रह सकते थे। आगा के बारे में मुसन्निफ ने जो बातें सुनी थी इससे वो बहुत खौफजदा थे। बहरहाल झिझकते हुए आगा से मिलने पहुंचे। आगा के बारे में मुसन्निफ कौन? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो ये लिख रहे हैं, उन्होंने क्या है? आगा के बारे में बहुत बातें सुन रखी थी, इसलिए वो बड़े खौफजदा थे, वो डर रहे थे उनसे मिलने में। लेकिन बहरहाल झिझकते हुए आगा से मिलने पहुंचे। आगा ने एक तारीक कमरे में मुलाकात की जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें थीं, पुरानी घड़ी, तस्वीरें और दुनिया जहान की चीज़ें। घर क्या था? अच्छा खासा म्यूज़ियम था। अब आगा के कमरे में जब वो पहुंचे तो एक तारीक कमरा था, यानी अंधेरा कमरा था। तारीक कमरा यानी अंधेरा कमरा था और उस कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें थीं, पुरानी घड़ी, तस्वीरें और दुनिया जहान की चीज़ें। घर क्या था? अच्छा खासा म्यूज़ियम था। वहाँ आगा चंद दोस्तों के साथ
महू गुफ्तगू थे, यानी गुफ्तगू में मगन थे। जदीद और कदीम नस्ल पर बहस और तकरार जारी थी। जदीद और कदीम नस्ल यानी नई नस्ल और पुरानी नस्ल पर क्या है, बहस चल रही थी। आगा के पास एक 1927 की फोर्ड कार थी। आगा के पास एक पुरानी कार 1927 की, जिसका नाम क्या था, फोर्ड कार थी, जो उन्होंने बेहद अजीज थी। कंपनी इसके बदले दूसरी कार दे रही थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। आगा को पुरानी चीज़ों से इतनी मोहब्बत थी, इतनी लगाव थी कि वो पुरानी चीज़ें किसी को देते नहीं थे, बल्कि अपने घर में सजा सजा कर रखते थे। उनके पास एक कार थी जो उनको बेहद अजीज थी। कंपनी जो थी, कार की कंपनी, उनको क्या है, इस पुरानी कार के बदले में नई कार दे रही थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उनको अपनी पुरानी चीज़ों से इतना लगाव था कि उन्होंने नई कार लेने से इनकार कर दिया। ये कार पेट्रोल से कम और खून दिल से ज़्यादा चला करती थी, क्योंकि कार बहुत पुरानी हो गई थी, हर जगह रुक जाती थी, कभी धक्का लगाना पड़ता था, कभी कुछ करना पड़ता था। तो ये कार जो क्या है, पेट्रोल से ज़्यादा खून से चला करती थी, यानी मेहनत इसमें बहुत करना पड़ता था। आगा इस दौर को कलयुग कहा करते थे। कलयुग यानी नया दौर कहते थे, और माजी की हसीन यादों में खोया रहना पसंद करते थे। और माजी की हसीन यादों में खोया रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि आगा क्या है, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते थे और पुरानी चीज़ों से इन्हें बहुत लगा था। तो वो क्या, इस दौर को कलयुग का दौर कहते थे, और माजी की यानी जो उनकी पुरानी यादें थी उसमें खोया रहना वो पसंद करते थे। आगा ने शादी भी की, मगर वो ज़्यादा दिन चल ना सकी। उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन चल ना पाई, और दूसरी बीवी ने भी जल्द आगा से तलाक ले ली। आगा हर साल अपनी दोनों नाकाम शादियों का सालगिरह धूमधाम से मनाया करते थे। अब शादी तो बाकी नहीं रही, शादी तो बाकी नहीं रही, दोनों बीवी क्या उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी आगा इन दोनों नाकाम शादियों का सालगिरह क्या धूमधाम से मनाते थे। इनकी पहली तलाक सिल्वर जुबली में मुसन्निफ भी शरीक हुआ था। इनकी जो पहली तलाक हुई थी उसके सिल्वर जुबली में मुसन्निफ शरीक हुए थे। अब ये भी तो एक पागलपन है कि शादी क्या है, रही नहीं, शादी क्या है, नाकाम हो गई, लेकिन उसकी क्या है, सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो इस सिल्वर जुबली में मुसन्निफ शरीक हुआ था, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी भी वहाँ पहुँचे थे। एक बेज़रर इंसान थे। बस ये समझ लिए कि उन्होंने अपने अलावा दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। बेज़रर यानी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, ठीक है। वो एक ऐसे इंसान थे जो उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। बस ये समझ लिए कि उन्होंने अपने अलावा दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। उन्होंने अपने अलावा किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया। वो एक बेज़रर इंसान थे, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। तो ये तो इस सबक का खुलासा था। अगर आपको पूरी सबक पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर जाएं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 11th का प्लेलिस्ट देखें, आपको इसकी पूरी सबक मिल जाएगी। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू वीडियो की रीच ज़्यादा नहीं जाती है। सिर्फ प्लीज़ बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े और रीच बढ़े। आइए मश्की सवालों जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने यादिश बखैरिया में जिस किरदार का खाका पेश किया है उसके बारे में एक नोट लिखिए। यादिश बखैरिया में किसका जिक्र किया गया है, किसका खाका पेश किया गया है? तो आगा तलमीज़ुर रहमान का किरदार पेश किया गया, ठीक है। उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है कि वो कैसे इंसान थे। तो जवाब लिखेंगे कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने यादिश बखैरिया में आगा तलमीज़ुर रहमान का किरदार पेश किया गया है। अच्छा, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी के किस किताब से ये लिया गया है यादिश बखैरिया। तो यादिश बखैरिया किस किताब से लिया गया है? चिराग तले से, ठीक है। इसे हम याद रखेंगे कि यादिश बखैरिया जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आगा तलमीज़ुर रहमान का खाका लिखा गया है, वो लिया गया है चिराग तले से। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने यादिश बखैरिया में आगा तलमीज़ुर रहमान का किरदार पेश किया है, और इनका खाका बहुत पुरलुत्फ अंदाज में पेश किया गया है।
इनके जो किरदार हैं उनका क्या नाम है? आगा तलमीज़ुर रहमान। और ये क्या है? इसमें इनका खाका पेश किया गया है। इसके मुताले से पता चलता है कि आगा की ज़िंदगी काबिल रहम हालत में गुजरी। इनकी इस बदहाली में इनके दोस्तों से ज़्यादा खुद इनका हाथ था। और आगा तलमीज़ुर रहमान की जो ज़िंदगी है वो बहुत काबिल रहम हालत में गुजरी है, क्योंकि उन्होंने पुरानी यादों को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था और उनकी बदहाली में उनके दोस्तों से ज़्यादा खुद इनका अपना हाथ था। अपनी ज़ात में गुम रहने वाला ये किरदार कम आमेज़ है और नए दोस्त बनाने से कतराता है। कम आमेज़ है यानी कम बोलने वाला है, कम चीज़ इस्तेमाल करने वाला है और नए दोस्त बनाने से कतराता है। पुरानी चीज़ों का दलदादा है, यानी पुरानी चीज़ों को ये नहीं छोड़ता है, इसे सीने से लगाए रखता है। घर को म्यूज़ियम ही बनाकर रख दिया है। रोज़गार में नाकामी, शादियों में नाकामी और हर जगह मायूसी और नाकामी इसका मुकद्दर है। अपनी बात पर अड़ जाना इनकी फितरत सानिया है। चने हुए या कुतुब मीनार, हर एक के बारे में इनका एक नज़रिया है। इस किरदार का अजब और इसकी टेढ़ कारी को इसके करीब ले आती। इस किरदार का जो अजब है और इसका जो टेढ़ है यानी टेढ़ापन है, इससे क्या है? कारी को यानी पढ़ने वाले को इनके करीब ले आती है। सवाल तो है, यूसुफी ने आगा के कमरे का नक्शा किस तरह खींचा है? तो जवाब लिखेंगे, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने आगा के कमरे का नक्शा यूं खींचा है। ये एक छोटा सा नीम तारिक कमरा था। जब मुसन्निफ उनके कमरे में पहुंचे तो क्या था? नीम तारिक सा कमरा था, यानी अंधेरा कमरा था, जिसके दरवाजे की तंगी से मान ख्याल गुजरा कि गालिबन पहले मुरस्सी, मुसहरी और दूसरी भारी भरकम चीज़ें खूब ठसाठस जमा दी गईं। इसके बाद दीवारें उठाई गई होंगी। सामने दीवार पर आगा की रबा सदी पुरानी तस्वीर आवेजा थी, जिसमें वो स्याह गौन पहने डिग्री हाथ में लिए यूनिवर्सिटी पर मुस्कुरा रहे थे। अब क्या है, इनका घर का नक्शा देखकर ऐसा मालूम होता था कि इनके कमरे में मुसहरी और भारी भरकम चीज़ें पहले ठसा दी गई होंगी, ठूस दी गई होंगी, तब इनका दीवार खींचा गया होगा, तब इनका दीवार खड़ा किया गया होगा। इनके घर में इस तरह से सामान ठसा हुआ था और सामने इनके दीवार पर क्या है? आगा की रबा सदी यानी चौकोर सी पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो स्याह गौन पहने यानी ब्लैक कलर का गौन पहने हुए डिग्री हाथ में लिए यूनिवर्सिटी पर मुस्कुरा रहे थे। जब यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है तो स्याह गौन पहनाया जाता है, तो वो उसी की तस्वीर है और वो यूनिवर्सिटी पर क्या है? मुस्कुरा रहे हैं। इसके ऐन मुकाबिल दरवाजे के ऊपर दादा जान के वक्तों की एक वॉक घड़ी टंगी हुई है, ठीक है, और एक घड़ी टंगी हुई है दादा जान के वक्त की। वॉक घड़ी कहते हैं उसे, जिसमें घंटी लगी रहती है, जो टन टन घूम हर वक्त हिलता रहता है, जो 24 घंटे में 2 दफ़ा सही वक्त बताती थी। दाएं जानिब एक ताकचे में ग्रामोफोन रखा था, ग्रामोफोन यानी फोन रखा हुआ था। इसी के नज़दीक एक लंगड़ा स्टूल पड़ा था, यानी स्टूल का एक टांग टूटा हुआ था। इससे ज़रा हटकर बर्तनों की अलमारी थी, जिसमें किताबें भरी हुई थी, और उससे हटकर क्या? बर्तनों की अलमारी थी, जिसमें क्या? किताबें भरी हुई थी। तो ये तो इनके कमरे का नक्शा था। इनके कमरे का नक्शा क्या था कि एक छोटा सा कमरा था जो नीम तारीख था और जिसके दरवाजे की तंगी से ये मालूम होता था कि पहले सारे सामान को भर दिया गया होगा, फिर इसके दीवार खड़ी की गई होगी। और सामने की दीवार पर आगा की एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी, जिसमें वो स्याह गौन पहने हुए डिग्री लिए हुए खड़े थे, और इसके ऐन मुकाबिल यानी इसके सामने दादा जान के वक्त की एक घड़ी लगी हुई थी, जो क्या है 24 घंटे में सिर्फ 2 दफ़ा सही वक्त बताती थी। और दाएं जानिब ताकचे में ग्रामोफोन रखा हुआ था, यानी पुराना सा टेलीफोन रखा हुआ था, और उसके बगल में क्या है? लंगड़ा स्टूल पड़ा था, यानी स्टूल की एक टांगे टूटी हुई थी, और उससे ज़रा हटकर बर्तनों की अलमारी थी, जिसमें क्या है? किताब रखी हुई थी। तो ये तो इनके कमरे का नक्शा था। सवाल 3 है, इस मजमून की अहम खूबियाँ बयान कीजिए और वजाहत भी कीजिए। इस मजमून की खूबी क्या है और इसकी वजाहत कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने आगा तलमीज़ुर रहमान चाकसवी की ज़िंदगी का एक खाका पेश किया गया है। क्या पेश किया है? एक खाका पेश किया, मगर इसको अपने अंदाज़ बयान से पुरलुत्फ और पुरमज़्ज़ा बना दिया है। और इनका लिखने का अंदाज़ ऐसा है कि पढ़ने वाले इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आगा की बातों को सीधे साधे अंदाज में बयान कर दिया जाता
तो कारी के लिए दिलचस्पी का कोई सामान ना होता। लेकिन मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपने अंदाज बयां से न सिर्फ ये कि आगा की ज़िंदगी को दिलचस्प बनाकर पेश किया है, बल्कि कारी को भी हंसने हंसाने का और कहकहे लगाने का मौका फराहम किया है। ये जो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने इनका खाका पेश किया है, इसे सीधे साधे अंदाज में भी पेश कर सकते थे, लेकिन सीधे साधे अंदाज में अगर पेश कर दे तो कारी को पढ़ने में मज़ा नहीं आता और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने इस अंदाज से पेश किया है कि कारी को पढ़ने में क्या है, मज़ा भी आता है और वो हंसने पर मजबूर भी हो जाते हैं। खूबी यह है कि आगा को भी वो कहीं खफगी या नाराज़गी का मौका नहीं देते। अपने अंदाज बयां को दिलचस्प बनने के लिए वो कभी इशार का सहारा लेते हैं तो कभी किस्सा चहार दरवेश का, कभी वो मिस्री की मम्मी की तरफ रुख कर लेते हैं, कभी अकबर अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, कभी फोर्ड गाड़ी का पुरानापन इन्हें मुतवज्जा कर लेता है। खुद इस मजमून के उन्वान यादिश बखैर को यादिश बखैरिया बनाने इसे पुरलुत्फ बना देते हैं। यूं तो इनका ये पूरा ही मजमून तंज़ो मज़ाह की अच्छी मिसाल है, लेकिन मुंदरजा झैल जुमले यूसुफी के मखसूस अंदाज की नुमाइंदगी करते हैं। ये क्या है, एक तंज़ो मज़ाह है, और तंज़ो मज़ाह में किसके खाका पेश किया गया है, तो आगा तलमीज़ुर रहमान का खाका पेश किया गया है। और खाका को दिलचस्प बनाने के लिए मुसन्निफ़ क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं कि इशार का सहारा लेते हैं, कभी किस्सा चहार दरवेश का कहानी सुनाने लगते हैं, कभी मिस्र की मम्मी याद आ जाती है। मिस्र में क्या है, जो मिस्र की मम्मी का मतलब ये हुआ कि मिस्र में क्या है, बहुत सारे मुर्दे रखे हुए हैं जो मसाला लगाकर रखे जाते हैं, तो उसे मम्मी कहा जाता है। तो कभी वो क्या है, मिस्र की मम्मी की तरफ रुख कर लेते हैं, कभी अकबर अलाउद्दीन खिलजी की बातें करते हैं, तो कभी उनकी जो गाड़ी है फोर्ड गाड़ी, उसका पुरानापन इन्हें मुतवज्जा कर लेता है। तो खुद जो उन्वान है इनका यादिश बखैर, तो इन्होंने यादिश बखैर के बजाय यादिश बखैरिया लिखा है। तो ये भी क्या है, एक पुरलुत्फ अंदाज में उन्होंने लिखा है। और यूं इनका पूरा मजमून क्या है, तंज़ो मज़ाह की एक अच्छी मिसाल है, और ये यूसुफी का क्या है, एक ख़ास अंदाज है। हमारे बचपन में किताबें इतनी आसान होती थी कि बच्चे इनके वालिदैन भी समझ सकते थे। अब यहाँ पर आगा तलमीज़ुर रहमान क्या कहते हैं कि हमारे ज़माने में क्या है, किताबें बड़ी आसान होती थी, बच्चे क्या है, वालिदैन भी समझ लेते थे। हमारी यूनिवर्सिटी में फ़ेल होने के लिए गैर मामूली काबिलियत दरकार थी। उन्होंने अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी को गजिंद नहीं पहुँचाया, यानी कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाया। तो ये सब तो थे मुश्ताक अहमद यूसुफी के कहे हुए जुमले। आइए अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। सवाल एक है, नीचे दिए हुए जुमलों की वजाहत कीजिए। अब ये जो जुमले लिखे हुए हैं इसकी वजाहत कीजिए, यानी इसके बारे में बताइए। इन्होंने अपनी ज़ात ही को अंजुमन ख्याल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्तकिल अपनी ही सोहबत ने इनको ख़राब कर दिया। वो अपनी ज़ात में गुम रहने वाले इंसान थे और अपनी ही ज़ात को, अपनी ही ख्याल को अंजुमन ख्याल बना लिया। अंजुमन यानी महफिल, उन्होंने अपनी ख्याल को ही अंजुमन ख्याल बना लिया, यानी कि महफिल बना लिया, अपने ही ख्याल में वो खोए रहते थे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको अपनी ही सोहबत में वो ख़राब हो गए। लहजा इनकी यादों को हनूद करके इन्होंने अपने दिल के मम्मी खाने में बड़े करीने से सजा रखा था। हनूद कहते हैं ऐसे मसाले को जो मुर्दे पर लगाया जाता है, जो लाश पे लगाया जाता है, इसलिए कि वो लाश ख़राब ना हो। तो मम्मी खाने में क्या होता है, मिस्र में क्या है, एक मम्मी खाना है, पिरामिड है जिसमें क्या है, मसाले लगाकर लाश रखे जाते हैं। तो हनूद क्या कहा जाता है, उसी मसाले को कहते हैं, ठीक है। और मम्मी खाने यानी अपने दिल के खाने में बड़े करीने से सजा कर रखा अपनी यादों को। वाकई इस कार का चलना और चलाना मुआजिज़ा फन से कम ना था, इसीलिए कि इसमें पेट्रोल से ज़्यादा खून जलता था। अब मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि उनकी जो पुरानी कार थी वो बड़ी ही पुरानी और घिसी पिटी हो गई थी, और वाकई इस कार को चलाना क्या है, मुआजिज़ाए फ़न था। ये कार क्या है, पेट्रोल से ज़्यादा खून से चलता था, यानी ये रुक जाती थी, इसे धक्का देना पड़ता था, तो इसको चलाने में बड़ी मेहनत लगती थी। तो ये कार क्या है, पेट्रोल से ज़्यादा खून से चलता था। जवान इनको बूढ़ा जानकर कतराते और बूढ़े कल का लौंडा समझकर मुंह नहीं निकालते थे, और बूढ़े लोग समझते थे कि ये तो कल का लौंडा है, इसे मुंह नहीं लगाते थे, इनसे बात करना पसंद नहीं करते थे।
तो इसका जवाब होगा वो तन्हाई पसंद थे। तो जवाब इसका क्या है कि वो तन्हाई पसंद थे। इनके इस तन्हाई पसंदी ने इनमें बहुत सी खामियां पैदा कर दी थी। यानी वो अकेला रहना पसंद करते थे और अकेले रहते रहते इनके अंदर बहुत सारी खामियां पैदा हो गई थी। उन्होंने अपने मुर्दा दोस्तों को उन्होंने अपने मुर्दा दोस्तों की यादों को दिल में बसा रखा था। जो उनके दोस्त मर गए थे उनको क्या है अपने दिल में बसाए रखा था। क्योंकि कार बेपनाह पुरानी और खटारा थी, इसलिए इसका चलना और चलाना दोनों ही किसी माजिजा से कम ना थे। क्योंकि इसको रास्ते में बार बार धक्का भी लगाना पड़ता था, यानी अपना खून जलाना पड़ता था। जवान इन्हें बूढ़ा और बूढ़े इन्हें जवान समझते थे, इसलिए इन्हें कोई भी मुंह नहीं लगाता था। जवान इसे बूढ़ा समझते थे और बूढ़ा इन्हें जवान समझते थे, तो इनसे कोई मुंह नहीं लगाता था, इनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। तो इनसे कोई बात नहीं करता था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।